नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब में शार्प आईक्यू पे। हम लोग आज प्रैक्टिस और तीसरा कर रहे हैं पेट के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हम डेली पर डे 4 बजे एक क्लास लेकर आते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पेट की पूरी गारंटी है आपको 90% लाने के लिए। अगर आप ये पूरा जब तक एग्जाम हो रहा है आप मेरे यहाँ से सिर्फ 15-20 मिनट निकाल कर अगर देख ले रहे हैं क्लास, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम हॉल में 90% आपके आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनमें से देखिए इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, ये सब क्वेश्चन है। आप देखिए आपकी तैयारी कैसी है। और ऐसे ये पीडीएफ, सेम पीडीएफ पाने के लिए यही पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप संगम साहित्य के बारे में जान लीजिए। संगम साहित्य मुख्यतः तमिल भाषा में रचा गया, ये सही है। दूसरा ऑप्शन, इसमें दक्षिण भारत के तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है कि इसका संबंध मुख्यतः गुप्तकालीन उत्तर भारत से है। तो आपको चेक करना है, 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से क्या सही है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों कि ए बी सी दोनों, यानी 1 2 3 तीनों सही है। क्या सही है? तो इसमें से सही है सिर्फ पहला और दूसरा। पहला और दूसरा सही है। संगम साहित्य से अगली बार क्वेश्चन बना था, तो इस बार भी संभावना है क्योंकि दक्षिण भारत से क्वेश्चन बन रहा है। एग्जाम में दक्षिण भारत से क्वेश्चन ला रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, तो इसलिए देखिए संगम साहित्य मुख्यतः तमिल में रचा गया था, ये भी सही है। और इसमें दक्षिण भारत के तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है किसमें, संगम साहित्य में। देखिए संगम साहित्य में, इसकी व्याख्या देख ले रहे हैं। संगम साहित्य प्राचीन भारत मुख्यतः तमिलनाडु का प्रारंभिक ऐतिहासिक साहित्य है जिसकी रचना तमिल भाषा में की गई। इसमें चेर, चोल, पांड्या राजवंशों के साथ साथ उस समय के व्यापार, कृषि और सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसका उत्तर भारत से गुप्त काल से कोई सीधा संबंध नहीं है, मतलब ये ऑप्शन सही है। बाकी इसमें जो मिलता है चेर, चोल, पांड्या राजवंशों का विस्तार मिलता है, उनके बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य और देख लीजिए इससे जुड़ा हुआ। ये सब क्वेश्चन आंसर हैं, समझ लीजिए। ये सब बहुत फैक्ट पॉइंट है जो मैं लेकर आया हूँ। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 5-6 अधिक जानकारियाँ मिल जाएंगी जो सीधे एग्जाम पॉइंट से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन कोई नहीं करा रहा है, वही रट्टा करा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। ये सब कोई मतलब नहीं है वो सब पढ़ने से। देखिए संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी या सभा। ये मदुरई में आयोजित हुई थी। देखिए तोलकापियम संगम काल का सबसे पुराना तमिल व्याकरण है, ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बना था। तोलकापियम जो है वो सबसे पुराना संगम है तमिल भाषा का। और इसके प्रमुख देवता जो है मुर्गन, इनको इनको शंकर जी के लड़के कार्तिक हैं, उनको मुर्गन कहा जाता है। उनकी जो सवारी है वो मोर है। ये सब क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए दक्षिण साहित्य का संबंध प्राचीन दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु, चेर, चोल और राजवंशों से है। संगम साहित्य का मतलब ये दक्षिण भारत से संबंधित है। ये जो नीचे भारत अपना दक्षिण भारत का एरिया है उधर का। प्रैक्टिस आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। बस आप चैनल सब्सक्राइब करिए और पर डे यहाँ से क्लास करिए। आपको लेवल देख के पता लग रहा होगा कि एग्जाम से ये क्वेश्चन फंसेंगे। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जब आएंगे तो आप लोग देख लेना, आप कहेंगे हाँ शार्प आईक्यू एकेडमी वालों ने जो कहा था वो चीज़ सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अशोक के धम्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है वो देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहला है ए, यह केवल बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाने की नीति थी। ऑप्शन बी, इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य विस्तार को बढ़ाना। ऑप्शन सी, इसमें नैतिक आचरण, सहिष्णुता और प्राणियों के प्रति दया पर जोर दिया गया था। और इसमें सभी धार्मिक परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। कुछ नहीं, आप ऑप्शन देखकर लगा सकते। इसका राइट आंसर होगा सी, सही उत्तर। इसमें नैतिक आचरण, सहिष्णुता, प्राणियों के प्रति दया पर जोर दिया गया था। हाँ, जो बौद्ध धर्म था उसमें उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कब अपनाया था अशोक ने? इनके 13वें शिलालेख में है, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जानिए अभी। और यहाँ आगे लिखा है, अशोक का धर्म कोई विशेष धर्म नहीं था बल्कि यह एक व्यापक नैतिक सामाजिक आचार संहिता थी। इसमें माता पिता का सम्मान, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और अहिंसा पर बल दिया गया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद असिग ने भेरी घोष की जगह, हाँ अब इनका जो वो था भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया था और यहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म मानना शुरू कर दिया था। देखिए प्रचार के लिए धम्म महापात्रों की नियुक्ति और 5 शिलालेख में इसका उल्लेख भी है
कि मतलब धम्म महापात्रों की नियुक्ति हुई थी। इसके 5वें शिलालेख में ये व्याख्या दिया गया और 13वें में दिया गया है ये कलिंग युद्ध। देखिए हाँ लिखा है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 13वें शिलालेख में कलिंग और महापात्रों की जो नियुक्ति है वो 5वें शिलालेख में। अशोक का धम्म एक आचार संहिता थी जिसका मूल उद्देश्य मानव समाज में नैतिकता और सहिष्णुता स्थापित करना। तो अशोक का जो धम्म था उसका जो मेन उद्देश्य था कि मानव समाज में नैतिक और सहिष्णुता स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है टॉपिक पढ़ें हम लोग अच्छे से। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भक्ति आंदोलन से? तो देख लीजिए भक्ति आंदोलन का इसमें ऑप्शन बी सही होगा। भक्ति परंपरा में व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। भक्ति है तो भक्ति आंदोलन में ईश्वर पर विशेष जोर दिया गया है। केवल वाला वर्ड आप लोग वैसे ही काट सकते हैं, जहाँ केवल लगा रहे वो वैसे गलत हो जाता है। और इसे पूर्णतया विरोध करता था, ऐसा कुछ नहीं था। भक्ति संतों को क्षेत्रीय साहित्य पूर्णतया विरोध, ये ऐसा कुछ नहीं था। व्याख्या देख लीजिए। भक्ति परंपरा में व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति पर विशेष जोर दिया गया था। हाँ, ईश्वर भक्ति पर जोर दिया गया था। व्याख्या देखते हैं। भक्ति आंदोलन का मुख्य आधार जो है कर्मकांडों का विरोध और ईश्वर के साथ सीधे भावनात्मक जुड़ाव पर जोर देना था। संतों ने संस्कृत के बजाय स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं हिंदी, ब्रज, तमिल और मराठी में उपदेश दिए, जिसके क्षेत्रीय साहित्य में विकास हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, भक्ति साहित्य से पूछा जाता है। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी और 7वीं-8वीं सदी में अलवार और नायर संत ने किया था। इनका नाम था अलवार और एक का नाम था नैनार। अलवार और नैनार संत थे। उत्तर भारत में इसका जो प्रसार किया था, मतलब अपने इधर उत्तर भारत में, वो रामानंद द्वारा किया गया था और दक्षिण में अलवार और नैनार द्वारा। और इसके जो प्रमुख संत हुए वो कबीर दास हुए, गुरु नानक हुए, तुलसीदास हुए और मीराबाई। इनके सबके ग्रंथ है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सब मैं सारी चीज़ें करवाऊंगा, टेंशन आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। बस यहाँ से क्लास करते रहिए, सारी चीज़ें आपको लगभग 70% तो सिर्फ मेरे क्लास से जानकारी मिल जाएगी। सिर्फ आप जितना मैं बताऊं उतना पढ़ लीजिए और बाद में जाकर क्लास होने के बाद ये PDF ले लेना टेलीग्राम से, वहाँ से रिवीजन कर लेना। लास्ट समय पे चीज़ें क्लियर रहेंगी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति आंदोलन ने कर्मकांडों को खारिज कर ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया था भक्ति आंदोलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, मुगल से आ गया। मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है मनसबदारी से? तो मनसबदारी जो था वो सैन्य से था। मनसबदारी की स्थिति सैन्य और दायित्व निर्धारण, जिसका क्या काम है, क्या उन्हें करना है, उससे था। मतलब सैन्य शक्ति और किसका कौन से पद पे है, उसका क्या काम है, उसके बारे में था मनसबदारी व्यवस्था। तो इसके मनसबदारी पूछा जाता है तो मनसबदारी के बारे में जान लीजिए। मनसबदारों की स्थिति और सैन्य दायित्व निर्धारित करने में यह महत्वपूर्ण था। व्याख्या देखिए, यह अकबर द्वारा शुरू किया गया था। मनसबदारी किसके द्वारा? अकबर द्वारा की गई प्रशासनिक प्रणाली थी। मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। यह तय करती है कि अधिकारी का पद क्या होगा, वेतन कितना होगा और उसे कितने घुड़सवार सैन्य बनाए रखने होंगे। महत्वपूर्ण तत्व देख लीजिए। जात, व्यक्तिगत पद और वेतन जो होता था जात, और एक होता है सवार, घुड़सवारों की संख्या अनिवार्य करना। ये व्यक्तिगत होता था जात, और इसमें जो सवार रहते थे कितने घुड़सवार रहेंगे, सारी चीज़ें ये मनसबदारी के अंतर्गत आते थे। इनके पद और वेतन सारी चीज़ें, ये व्यवस्था मनसबदारी जब बनी थी तो उसमें सारी चीज़ें ये डिसाइड होता था। मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित है ये। और औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार सर्वाधिक 33% थे। 33% थे औरंगजेब के समय जो हिंदू थे, मतलब हिंदू जो उस समय थे। इनके सेना में अधिकारी जितने भी थे उसमें सबसे ज़्यादा औरंगजेब के समय 33% हुए थे। उतना अकबर के समय भी नहीं हिंदुओं को लिया जाता था, अकबर के समय में सबसे ज़्यादा। देखिए आगे, मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी जो अधिकारियों के रैंक तय करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प इसके मूल उद्देश्य को बेहतर दर्शाता है? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन हुआ है उनमें। तो स्वदेशी आंदोलन जो था, किसी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन द्वारा आर्थिक और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। ये ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा ही है स्वदेशी, यानी स्वदेशी चीज़ों का बढ़ावा देना, और जो विदेशी अंग्रेजों की चीज़ था उनका खारिज करना, उनको ना लेना, उनको जला देना, यही हुआ था स्वदेशी आंदोलन। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन द्वारा आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। व्याख्या देख लीजिए। 1905 में कर्जन द्वारा जब बंगाल विभाजन के विरोध में, जब बंगाल विभाजन किया गया था कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था, तो शुरू किया गया था। उद्देश्य विदेशी कपड़ों को की होली जलाकर उनका बहिष्कार करना और भारतीय स्वदेशी उद्योग, शिक्षा और कला को प्रोत्साहित करना, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। जो आजकल हम लोग सोच रहे हैं, हमारे जो क्रांतिकारी थे वो लोग 1905 में ही ये चीज़ सोच चुके थे कि स्वदेशी होना कितना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। औपचारिक शुरुआत इसकी जो हुई थी 7 अगस्त 1905 से कलकत्ता के टाउन हॉल, अब इसे मतलब उस समय कलकत्ता में टाउन हॉल था, और इस समय मौका वारदात पे ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अगस्त 1905 से, यानी 7 अगस्त को याद रखिएगा हथकरघा दिवस है। हथकरघा दिवस 7 दिवस को। टैगोर ने आमार सोमार बंगला गीत लिखा, वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। और वंदे मातरम इस आंदोलन का मुख्य नारा था। याद रखिएगा, वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन था, उसका मुख्य नारा क्या था? वंदे मातरम। और अमार इसी समय लिखा था टैगोर ने, अमार सोनार बंगला, जो इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, जैसे भारत का जनगण मन है। इन्होंने ही भारत का लिखा था, और वहाँ का तो बांग्लादेश का भी इन्होंने ही। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ था, जिसका लक्ष्य विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी अपनाना था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है आर्टिकल 32 है, यह मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। मतलब अगर आपके साथ कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। आपको स्टेट या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन देता है आर्टिकल 32। याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपका कहीं मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो। व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसे कहा जाता है। मतलब अगर इसका कोई हनन कर रहा है, आपके जो 6 मौलिक अधिकार हैं, तो इस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अधिकारों को हनन पर नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, देखिए लिखा गया है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है अध्यादेश जारी करता है, और 5 प्रकार के अध्यादेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लोग रिट जारी करते हैं। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 232 नागरिकों के मौलिक अधिकार को हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यदि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के लिए प्रश्न उठता है, तो संविधान के अनुसार अंतिम निर्णय किसके पास होगा? तो अंतिम निर्णय जो होता है वो लोकसभा स्पीकर के पास होता है। लोकसभा स्पीकर के पास होता है, और लोकसभा को लोकप्रिय सदन और निम्न सदन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पावर लोकसभा स्पीकर और लोकसभा में होता है। इसके बारे में व्याख्या देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। परिभाषा है, संविधान के अनुच्छेद 110 में लिखा गया है कि इसमें जो अंतिम निर्णय होगा धन विधेयक पे, वो लोकसभा स्पीकर का होगा। यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। उसके बाद ये जाता है लोकसभा से आगे फिर राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है। 14 दिन के अंदर उन्हें इसे स्वीकार करना होता है। अगर ये कोई जवाब नहीं देते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो भी ये बिना इनकी स्वीकृति के स्वीकृत मान लिया जाता है। मतलब जो इसका सारा पावर होता है वो लोकसभा में ही होता है।
देख लीजिए आगे, राज्यसभा इसे आज स्वीकार संशोधित नहीं कर सकता, अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है, अधिकतम 14 दिन तक ही इसे रोक सकता है। देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है आर्टिकल 110 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। आज ही हमने इसका थ्योरी आप लोगों को पढ़ाया था अच्छे से आज ही की क्लास में, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी संविधान अगर आपको अच्छे से डीपली ऐसे फिगर बाय फिगर, तो वो क्लास चल रहा है उसका। 8वां क्वेश्चन देखिए, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देख लीजिए, इसमें यह केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, नहीं केवल राज्यसभा में नहीं, इसे केवल राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है, ये भी नहीं। इसका उद्देश्य मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद के प्रति लोकसभा के विश्वास का परीक्षण करना होता है। हाँ, ये राइट आंसर है और ये भी गलत है। इसे राज्यसभा और विधानसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव नहीं, इसे मंत्रिपरिषद लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और राज्यसभा के पास सरकार गिराने की कोई ऐसा नहीं होता कि ये विश्वास मत लाएं, और ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये राज्यसभा है जो वो सरकार गिरा भी नहीं सकती है। मेन पावर जो होता है लोकसभा में होता है। व्याख्या इसका देख लीजिए, इसका उद्देश्य मंत्रिपरिषद के प्रति लोकसभा के विश्वास का परीक्षण करना होता है, और जो भी सरकार रहेगी मतलब इस समय सत्ता में, उसे अपना बहुमत साबित करना होता है। देख लीजिए व्याख्या, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये अनुच्छेद 75 में कहता है। विपक्ष यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाता है, यदि पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है अगर विश्वास पत्र, और एक बार मोदी जी के खिलाफ आ चुका है, और सबसे अधिकतम बार इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 15 बार अविश्वास पत्र प्रस्ताव आया है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, मोदी जी के लिए एक बार। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, कम से कम 50 लोकसभा सदस्य की आवश्यकता होती है जब अविश्वास पत्र लावे, उस पर जो नोटिस होता है उस पर लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य की जरूरत पड़ती है, 50 सांसद रहे। संविधान में इस शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। नियम 1098 किसके तहत ही आता है? आर्टिकल 158 के तहत ही आता है। और पहला प्रस्ताव 1963 में जे बी कृपलानी द्वारा नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। 1963 में, 1993 नहीं, 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। ये नेहरू जी के खिलाफ कृपलानी ने लाया था, जो विपक्ष के नेता थे उस समय, उन्होंने लाया था ये अविश्वास प्रस्ताव। उसके बाद से तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में कई बार इनके अविश्वास प्रस्ताव हुआ था। उसके बाद देखिए, अविश्वास प्रस्ताव सरकार में बहुमत जांचने के लिए विपक्ष द्वारा केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो आप मिला जुला कर ये मानिए, पूरी बात ये समझिए कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो अपना बहुमत साबित करने के लिए होता है, और कम से कम 50 सदस्य का तो सिग्नेचर होना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और फिर जो शासन में है वो अपना प्रस्ताव दिखाते हैं लोकसभा स्पीकर को कि हमारे पास इतने सांसद हैं और हम सत्ता बनाने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे देखिए, उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक और सामान्य विधेयक के बीच महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? विकल्प सही ढंग से कौन सा विकल्प सही है? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है सी। संविधान संशोधन विधेयक संसद में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है, ना कि अविश्वास प्रस्ताव। तो संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये लाया जा सकता है। आगे देख लीजिए इसकी व्याख्या, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी, और ये जो लाता है वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन, और लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी। और ये संयुक्त बैठक, इसमें संयुक्त बैठक की जरूरत नहीं है। संयुक्त बैठक दो परिस्थितियों में होता है, सामान्य किसी बिल पे चर्चा करना रहे, और या फिर क्या बोलते हैं उसे, धन विधेयक, ऐसे में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है धन विधेयक। और ये अब मानिए कि लोकसभा के पास 552 सीट है, और इनके पास है 232 ऐसे सीट है राज्यसभा के पास। तो ज़्यादातर जीत राज्यसभा की, वो लोकसभा की होती है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा सदस्य हैं, लेकिन जब संयुक्त बैठक की ज़रूरत पड़ती है तो मैक्सिमम टाइप आप मानिए लोकसभा ही विजयी रहता है। इसके बाद देखिए, ये जो इसे क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन विधेयक है, ये कहीं भी दोनों सदन में लाया जा सकता है, और इसमें संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं है। देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और ये है भाग 20 के अनुच्छेद 368 में।
दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत पारित होना अनिवार्य है। 2/3 बहुमत पारो संविधान संशोधन में जरूरत है। ये विशेष बहुमत होता है और साधारण बहुमत 1/4 होता है। ये सब आप लोग याद रखिए, ये सब पूछा जाता है फैक्ट। तो साधारण बहुमत 1/4, विशेष बहुमत 2/3। 24वां संशोधन 1971 से राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। 1971 के बाद ये कानून बना कि जैसे आप लोग, ये क्यों आया 24वां संशोधन 1971 क्यों आया? जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने राष्ट्रपति से कह के यहाँ पे लगवा दिया था राष्ट्रपति शासन, बिना कोई रीजन दिए और उन्होंने लगा दिया। रीजन कुछ नहीं था, सिर्फ उनको गवर्नमेंट अपनी आगे रखनी थी, इलेक्शन होने वाला था, ये चीज़ था। तो उसके बाद लग गया राष्ट्रपति शासन। लेकिन ये तो अत्याचार हुआ ना कि विदाउट रीजन, बिना किसी रीजन के, ना देश में आर्थिक संकट है, ना कोई युद्ध है, आप लगा दिए। तो उसके बाद से जब फिर आगे सरकार बनी है तो उन्होंने ऐसा संशोधन किया कि नहीं, ये लिखित में होना चाहिए। रीजन बताओ कि किस लिए, मतलब ये राष्ट्रपति शासन लग रहा है, राष्ट्रपति शासन क्यों लग रहा है, और कोई भी संशोधन या कुछ भी हो रहा है तो वो लिखित चीज़ में हो, लिखित प्रक्रिया में होना चाहिए सारी चीज़ें। तो फिर ये संशोधन आया 1971 में, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है। लेकिन अब ये चीज़ें हैं कि आप लोग जानिए कि कोई चीज़ जो भी होगा वो लिखित में होगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया हुआ, राष्ट्रपति शासन, तो ये उसी बीच का है, 1971-72 की घटना थी। आगे देखिए, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है और इस पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ज्वाइंट संयुक्त बैठक नहीं होती। जो संयुक्त बैठक है वो आर्टिकल 108 में है, संयुक्त बैठक याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सीएजी के संबंध में जो कथन सही है वो सी देख लीजिए। सीएजी संघ और राज्यों के खाते से संबंधित संवैधानिक लेखा परीक्षा करता है, मतलब वो सारी जानकारी रखता है संघ और राज्य के खातों के बारे में संबंधित जितना लेखा का कार्य है, कानूनी या वैसे, ये इसके जानकारी में रहता है। देखिए, सीएजी संघ और राज्यों खातों से संबंधित संवैधानिक लेखा परीक्षा करता है। इसके बारे में देख लीजिए व्याख्या। सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सरकारी खजानों से वित्त पोषित संस्थाओं के वित्तीय खर्चों का मतलब जायजा रखना, उसके क्या बोलते हैं, उसकी जानकारी देना और जांचना, ताकि सार्वजनिक धन का सही उपयोग हो सके। हाँ, अगर कोई देख रेख करने वाला नहीं रहेगा तो कोई भी कहाँ से कितना भी धन ले जाए कुछ, ये मतलब सीएजी इसीलिए बना है। लेकिन बस अब मान लीजिए कोरम है तो है। महत्वपूर्ण तत्व उल्लेख देख लीजिए इसका। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 और 151 के बीच ये रहता है सीएजी, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। हटाने की प्रक्रिया जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटते हैं वैसे ही, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त नहीं रहते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रयास पर्षद नहीं है। इन्हें हटाने के लिए जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है या कोई भी न्यायाधीश हो, वैसे ही प्रक्रिया है इनका हटाने का। इनके लिए आपको लाना पड़ेगा महाभियोग, क्योंकि फिर वो सारी प्रक्रिया हो जाती है, राष्ट्रपति को हटाना बड़ा मुश्किल है, वैसे ही इनको भी रहता है। देखिए, सीएजी अनुच्छेद 148 केंद्र और राज्यों दोनों सरकारों के खातों का ऑडिट यानी जायजा रखता है और सार्वजनिक धन की रक्षक कहलाता है, सार्वजनिक धन का रक्षक कहलाता है, और इससे बहुत महत्वपूर्ण पद है ये देश के लिए। सीएजी बहुत महत्वपूर्ण पद है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग सिर्फ आप क्लास किया करिए, इसमें से विशेष अधिक से अधिक मैं जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, व्याख्या भी है, क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, मैं बहुत सारा वो नहीं है, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन करिए। भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, ये भी सही है। यह देशांतर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर निकट से गुजरता है, हाँ ये भी सही है। और भारत के पूर्वी पश्चिम विदर्भ 30 डिग्री देशांतर का है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, यानी 1 2 3 तीनों सही है। व्याख्या देख लीजिए। ISD 82.5 डिग्री ईस्ट से तय होता है, जो मिर्जापुर नैनी, इलाहाबाद नैनी या मिर्जापुर से गुजरता है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात के 68 डिग्री 60 मिनट ईस्ट और पूर्वी बिंदु अरुणाचल से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। इसका फार्मूला होता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, आप लोग याद रखिएगा। फिर मानक समय जितना दें उसमें इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग समय निकाल सकते हैं।
इसलिए पूरब पश्चिम 2 घंटे का अंतर है। इनमें इनमें जब आप अंतर करके 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 120 मिनट आएगा, वही अंतर रहता है। तो देखिए गुजरात और अरुणाचल, वहाँ इनके इनके बीच जो रहेगा उसके लगभग 2 घंटे का अंतर निकलेगा। जितना भी डिफरेंस रहेगा उसमें जब 4 से गुणा करेंगे तो वो 2 घंटे का अंतर दिखता है। IST ग्रीनविच मानक समय GMT से 5.5 घंटे आगे चल रहा है। और आगे है मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। यूपी के नैनी इलाहाबाद से ये रेखा गुजरती है और ऐसे सीधे सीधे जाती है। देखिए यूपी के बाद फिर पहला पड़ता है MP, फिर MP के बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बीच में पड़ता है, सॉरी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर है। ISD रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट 5 राज्यों से गुजरती है और भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री होने से 2 घंटे का अंतर बनाता है। मतलब कि ईस्ट और वेस्ट के 2 घंटे का डिफरेंस है। चलिए आगे देखिए। उत्तर भारत के मैदानी भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है देख लीजिए। भाबर कक्कड़ पत्थरों से अत्यधिक निक्षेप, ये भी सही है। तराई जो मतलब तराई क्षेत्र जो हिमालय के आसपास का पूरा एरिया है, मतलब आप लोग समझिए जो नेपाल से जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो तराई एरिया होते हैं। वो उसमें ज़िले आते हैं सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, ये सब जो ज़िले हैं वो तराई क्षेत्र में आते हैं। और दलदली और आर्द्र क्षेत्र होती है, हाँ ये भी सही है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, हाँ सही है, ये भी सही है। और भांवर अत्यधिक चिकनी और अभेद मिट्टी, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है भांवर में। देख लीजिए भांवर हिमालय के तलहटी स्थित कंकड़ पत्थर और बजरी के छिद्र युक्त क्षेत्र होते हैं। यहाँ छोटी छोटी नदियाँ भूमिगत होकर विलुप्त हो जाती हैं, अतः चिकनी और अभेद मिट्टी नहीं होती। मतलब इनके कहने का मतलब है जो ये बनता है तराई क्षेत्र से पहले जब नदियाँ जैसे पहाड़ हैं, एक मिनट में बता दूँ, ये जैसे पहाड़ है तो पहाड़ होने के बाद ये तो पूरा एरिया तराई एरिया हो गया, ये मान लीजिए आप तराई एरिया है। उससे पहले जो ये जस्ट पानी आता है यहाँ से बह के अपने साथ छोटे छोटे टुकड़े लेकर आता है, तो ये मिट्टी बनने से पहले छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, यही होता है, यही एरिया होता है, भांवर क्षेत्र होता है। यहाँ ये इतने चिकने नहीं होते हैं, पथरीले टाइप के होते हैं, ये मानिए। उसके बाद देख लिए पूरा डिटेल्स सबके बारे में दिया है। भांवर तलहटी कंकड़ पत्थर नदियाँ इसमें भूमिगत हो जाती हैं, कंकड़ पत्थर वाले रहते हैं भांवर। तराई क्षेत्र देखिए जो बताए हैं, नदियों सहित घने जब ये नदियाँ बहती हैं एकदम, मतलब मान लीजिए नदी के पास वाला क्षेत्र, वहाँ का जो वो रहेगा उष्मीय रहेगा थोड़ा, और वहाँ पे धान की खेती अधिक होगी क्योंकि पानी की कमी नहीं रहती है, दलदल रहता है धान की। उसके बाद देखिए बांगर बाढ़ स्तर के ऊपरी पुरानी जलोढ़ मिट्टी कंकड़ युक्त, ये भी रहता है बांगर। खादर बाढ़ वाला क्षेत्र नहीं उच्चारण मित्र, हाँ इसमें तराई वाले क्षेत्र में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। जड़ोल मिट्टी का आप ये जान लीजिए, मैं डिटेल्स ठीक से समझा दूँ। जड़ोल मिट्टी का सबसे बढ़िया ट्रिक है जानने का, हिमालयी नदियाँ जिन जिन जिलों से होकर बहती हैं, जिन जिन जिलों और जिन जिन राज्यों से होकर बहती हैं, वहाँ जड़ोल मिट्टी ज़रूर पाई जाएगी। क्योंकि जब हिमालय में चलती हैं तो अपने साथ पत्थर काटती हैं, वो टुकड़े टूटते टूटते मिट्टी के रूप में बन जाते हैं, नए अवक्षेप। और जो नई मिट्टी रहती है वही जड़ोल मिट्टी कहा जाता है। और ये नई मिट्टी फिर आकर बाढ़ के रूप में जम जाती है। फिर पानी जब कम होता है तो मिट्टी तो नहीं जाएगी ना, पानी बह जाता है, नदियों के रूप में चला जाता है, तो वही नई मिट्टी हो जाती है। और ये नई मिट्टी उपजाऊ होती है, जैसे यूपी में उपजाऊ मिट्टी, बिहार में उपजाऊ मिट्टी, पश्चिम बंगाल उपजाऊ मिट्टी, और कुछ उस साइड के अपना 7 सिस्टर वाला जो है वहाँ भी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यूपी में गंगा नदी बहती है, तो यहाँ पे जड़ोल मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ होती है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। भाबर देखिए, भाबर कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र जहाँ नदियाँ भूमिगत होती हैं, जबकि खादर नई और बांगर पुरानी जड़ोल मिट्टी है। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से बढ़ती जाती है तो वायुमंडल में सामान्यतः कौन सा परिवर्तन देखा जाएगा? यदि किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से बढ़ती जाती है, समुद्र तल से वो ऊंचा होता जाता है, तो वायुमंडल में सामान्यतः कौन सा परिवर्तन होगा? वायुमंडल में निरंतर वृद्धि होगी, वायुदाब में निरंतर वृद्धि होगी, गलत नहीं, वायुदाब में वृद्धि नहीं होगी। सामान्य तापमान में सामान्यतः कमी आएगी, हाँ ये उत्तर सही है।
ऑक्सीजन की प्रतिशत अचानक शून्य, कहीं भी शून्य अचानक नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और गुरुत्वाकर्षण तो पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं जीरो होगा, ये सब बकवास है। इसका राइट आंसर है बी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग तुरंत गलत करिए, पूर्णतया शून्य ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए व्याख्या, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने से हवा विरल होती जाती है। जितना ऊंचा जाएंगे वहाँ, हम लोग ज़मीन पे हैं, अपने एरिया में देखिए, यहाँ जो वायु होगा वो बहुत सघन होगा, बहुत ज़्यादा सघन होगा। और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे ऑक्सीजन कम होता जाता है और तापमान घटता जाएगा। आप ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान घटता जाएगा, ज़मीन के नीचे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। इसका रीज़न है क्योंकि ज़मीन के अंदर लावा है, ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। इस सामान्य दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 मतलब जो सेंटीग्रेड है, तब प्रति 1000 मीटर, 1000 मीटर जब ऊपर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड मतलब ये क्या बोलते हैं, कम होता है। 1 किलोमीटर पे 1 डिग्री कम होता है, ऐसा कुछ है। हाँ, 1 किलोमीटर पे प्रति 165 मीटर माना जाता है। 165 मीटर, हाँ तो 165 में जब 6 से गुणा करेंगे, यही ऐसा कुछ आता है कि 165 मीटर पे 1 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। तो फिर 1000 का इन्होंने दे दिया 6.5, वही चीज़ हुआ। ऊंचाई इसकी देख लीजिए, ऊंचाई बढ़ने से तापमान और वायुदाब दोनों घटते हैं, सीधा सा बात है। जब आप ऊपर जाएंगे ऐसे, जब आप ऊपर जाएंगे अच्छा, तो जितने ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो दाब कम होगा, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऊपर जो है वो टेम्परेचर घटता जाएगा। जितना जाएंगे टेम्परेचर घटता जाता है। तो देखिए दोनों घटते हैं, दाब दाब और तापमान। वायुदाब कम होने से पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री से कम पर उबलने लगता है। हाँ, वायुदाब कम रहेगा तो पानी जल्दी उबलेगा और खाना पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पानी कम ही 80 डिग्री पे ही उबलने लगेगा। ऊंचाई पर हवा पतली होने के पर साथ ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। हाँ देखिए, इसका भी रीज़न है। जो ऊंचाई पर लोग होते हैं, पहाड़ों पर लोग, वो लोग गोरे होते हैं और बहुत उनके शरीर में खून रहता है। इसका भी रीज़न है ऑक्सीजन, उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा डिमांड करता है ऑक्सीजन की। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी डीपली हैं। आप लोग इतना जानिए कि जितने ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन कम होगा तो शरीर डिमांड करता है ऑक्सीजन की, उतना मांग करता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने से तापमान 6.5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर और वायुदाब दोनों घटते हैं। 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न जो एरिया है, पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहते हैं, ये वाला आप देखिए। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह मुख्यतः दक्षिण भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून लाते हैं। दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन नहीं, ऐसा नहीं है। या उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का महत्वपूर्ण कारक है। हाँ, ये है। इसका निर्माण केवल बिल्कुल नहीं, बंगाल वो उधर आता है, उधर से। इसका प्रभाव केवल तटीय क्षेत्रों में, ये भी नहीं है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ है ना, तो यहाँ से जो यहाँ केरल से जो चलती हैं हवाएं, अपना मानसून चलता है, तो ये पूरे उत्तर भारत है, इतना पूरा एरिया पूरा कवर करता है ये। ज़्यादातर वर्षा भारत में इसी पे होता है, इसी इसी पश्चिमी विक्षोभ जो रहता है, जो मानसून जाता है, इसी के तहत होता है। नहीं, पश्चिमी विक्षोभ, ये तो मानसून रहता है पश्चिमी विक्षोभ वाला। सॉरी, पश्चिमी विक्षोभ ये नहीं रहता है। आई एम सॉरी भाई, थोड़ी सी गलती हो गई। पश्चिमी विक्षोभ जब ये वाला एरिया रहता है, ऊपर ये कश्मीर है अपना, और जो ये गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ से जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, इसे ये पश्चिमी विक्षोभ आता है, इससे होता है। हाँ, और ये राजस्थान में जो बारिश होती है उसे माड कहा जाता है, माड या भांड, माड कहें या भाट कहें, उसी को कहा जाता है। ये बरसात बहुत ज़रूरी होती है, तो इसका राइट आंसर 2 होता है। ये बीच में होता है और इस बरसात की राजस्थान में बहुत सख्त ज़रूरत होती है। चलिए देखिए, ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण चक्रवात जेट धाराओं के सहारे पूर्व की ओर बढ़ते हैं और सितंबर और सर्दियों में दिसंबर फरवरी में उत्तर पश्चिम यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान, यहाँ देखिए राजस्थान में बारिश कराती है। राजस्थान में सख्त ज़रूरत रहता है इसकी। इन्हीं इन्हीं के कारण हिमालयी राज्यों में सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। राजस्थान में इस शीतकालीन वर्षा को मावट से, भांड मेरे मुंह से निकल गया, भांड भी कहीं कहीं लिखते हैं, राजस्थान की बुक में भांड लिखा जाता है और मावट भी इसे कहा जाता है, मावट कहा जाता है।
यह वर्षा रबी फसल गेहूं, चना, सरसों, क्योंकि राजस्थान का ये मेन फसल है गेहूं, चना, सरसों, के लिए अत्यधिक लाभदायक और वरदान साबित है। ये जो आता है पश्चिमी विक्षोभ, इसके बारे में देख लीजिए। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आते हैं, भूमध्य सागर से, और सर्दियों में उत्तर भारत में वर्षा कराते हैं, जो रबी फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी है। सही कह रहे हैं, रबी फसल जिस फाइबर की जिसमें अत्यधिक मात्रा होती है रबी फसल में, याद रखिएगा। इसमें फाइबर और रबी फसल ही हम लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा तो मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी रखें। भारत में प्रायद्वीप पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायद्वीप पठार के बारे में, तो यह मुख्यतः नवीन और बलित पर्वतों से बना है, ऐसा कुछ नहीं है। नवीन और बलित पर्वत क्या है? अपना हिमालय है। हिमालय है नवीन और बलित पर्वत, याद रखिएगा। यह भारत का सबसे प्राचीन स्थलीय भूभागों में से एक है। हाँ, पुराना है, इसलिए उसकी ऊंचाई कम हो गई है, घिसते घिसते बहुत पुराने, हिमालय से बहुत पहले बना था। इसका निर्माण केवल नदी निक्षेपों से? बिल्कुल नहीं। यह पूर्णतया जलोढ़ मिट्टी से? नहीं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ इसमें आ जाएगी? जलोढ़ मिट्टी तो हिमालयी वो लाती है ना, जहाँ हिमालयी नदियाँ बहती हैं। तो इसका राइट आंसर है, यह भारत का सबसे प्राचीन स्थलीय भूभागों में से एक है। हाँ सही है। देख लीजिए प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह भारत का सबसे प्राचीन स्थिर और कठोर स्थलीय भूभाग है, हिमालय से भी पुराना। हाँ, इसका निर्माण प्राचीन आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। ये बहुत पुराना है, याद रखिएगा इतना। इसलिए समय के साथ साथ ये घिसता हुआ अब इसकी ऊंचाई कम हो गई है। इसका आकार त्रिभुजाकार है और ढाल पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर है। तो पश्चिम से पूरब की ओर इसकी ढाल कम होती जाती है। अतः गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व से बहती हैं। सही है, ये रीजन है। यह भारत का खनिज भंडार है। सबसे ज़्यादा खनिज इन्हीं पहाड़ों से खोद खोद के राजस्थान और पठारी एरियो से निकाला जा रहा है। लोह, कोयला, मैग्नीशियम आदि इसमें पाए जाते हैं। दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित है। हाँ, जो पठार है दक्कन का वो बेसाल्ट से निर्मित है, याद रखिएगा। इसका हिस्सा जहाँ काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है, और काली मिट्टी में फास्फोरस, वो क्या बोलते हैं उसको, लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। यफ ई बोलते हैं उसे, लोहे को। इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखिए, लोहा इसमें ज़्यादा होता है। प्रायद्वीप पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो भारत का सबसे पुराना और खनिज से समृद्ध भौतिक प्रदेश है। चलिएगा, आप लोग 15 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग अब बताइए आप लोगों के लगभग कितने क्वेश्चन सही हो गए? आप लोगों ने नया भी बहुत कुछ सीखा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी देश की नॉमिनल जीडीपी, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है लेकिन कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है, तो वास्तविक आर्थिक वृद्धि का आकलन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें से इसका सही उत्तर है रियल जीडीपी का। देखिए, रियल जीडीपी का ये उपयोग किया जाता है। इसके बारे में देख लीजिए, ये पूरा लिखा है। नॉमिनल जीडीपी वर्तमान बाजार कीमतों पर निकाली जाती है, इसलिए महंगाई बढ़ने के बिना उत्पादन बढ़े भी ज़्यादा दिखती है। मतलब महंगाई नहीं बढ़ती है, फिर भी उत्पादन बढ़ने की ज़्यादा दिखाई देता है। असली तस्वीर जानने के लिए रियल जीडीपी निकाली जाती है, जिसमें महंगाई का प्रभाव को हटाकर स्थिर कीमतों पर गणना की जाती है। इसका सूत्र है, फार्मूला देख लीजिए। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, और ये देखिए पॉइंट याद रखिए। भारत में वर्तमान जीडीपी गणना का आधार वर्ष 2011 और 12 है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा सीधा, 2011 और 12 ये क्वेश्चन बन सकता है। रियल जीडीपी की जो गणना हो रही है इस समय 2011 और 12 के आधार पे हो रही है, काफ़ी पुराना हो चुका है। महंगाई के प्रभाव को हटाकर अर्थव्यवस्था को सही मापने के लिए स्थिर कीमतों पर आधारित रियल जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। जब जीडीपी के निकालना तो इसी आधार पर निकालना जाता है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी 100 और जीडीपी डिफ्लेटर की सूचकांक और महंगाई का पता इससे निकलता है। चलिए आगे देखिए। किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता है तो सरकार को सामान्यतः किस आवश्यकता का सामना करना पड़ सकता है? राजकोषीय घाटा अगर लगातार बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा हो रहा है और वो लगातार बढ़ रहा है, वैसे हर बार जब भी बजट आता है तो राजकोषीय घाटा रहता है हम लोगों का।
तो देखिए इसका उत्तर है अतिरिक्त उधारी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, इन लोगों से उधार लेते रहते हैं। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल कमाई यानी उधारियों को छोड़कर से अधिक हो जाता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को बाजार आरबीआई बाजार विदेशी संस्थाओं से अतिरिक्त उधार लेना पड़ता है। उधार लेने का ही कारण है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय में से जब राजस्व प्राप्ति यानी जितना टैक्स मिला है और गैर पूंजीगत प्राप्तियां, इन सबसे जब ये ज़्यादा हो जाता है, घटाने पे माइनस में चला जाता है, जितना हम लोग का व्यय होता है तो वही घाटा हो जाता है। राजकोषीय घाटा का सीधा अर्थ है सरकार के ऊपर बढ़ने वाला कुल कर्ज। जब भी राजकोषीय घाटा होगा सरकार कर्ज लेगी। कहाँ से लेगी? आरबीआई से लेगी, विदेश से लेगी, और भी और फंड है वहाँ से। अधिक घाटे से अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, महंगाई का खतरा बढ़ता है क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए ज़्यादा नोट छापने पड़ सकते हैं। सीधा सा बात है, ज़्यादा नोट छापेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाती है और चीज़ें और महंगी होने लगती हैं, क्योंकि वहाँ नोट की वैल्यू कम हो जाती है और सामान की वैल्यू बढ़ जाती है। राजकोषीय घाटा सरकार के खर्च और आय का अंतर दर्शाता है, जिसे पूरा करने सरकार उधार लेती है। चलिए आगे देखिए। तो 17 क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन अभी करेंगे। अगर क्लास इतने में अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग।